वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह टीजीटी एवं पीजीटी का बिजनेस स्टडी अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडी। क्या है? बिजनेस स्टडी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग जो चैप्टर चल रहा है देशी व्यापार अध्ययन कर रहे हैं और आपका क्वारी था कि इकोनॉमिक्स का भी क्लास कराया जाए, तो टाइम अभी अरेंज नहीं हो पा रहा है, किंतु हम सोचे हैं कि जब बिजनेस स्टडी का क्लास आपका होगा तो इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन लास्ट में आपको कराएंगे जो यूपी, टीजीटी एवं पीजीटी में पूछा गया हो। तो ये जो पहल है वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। इससे साथ में इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर भी समाप्त हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने से एक तो बेनिफिट ये होता है कि 50% चांसेज होते हैं कि सेम क्वेश्चन आ जाते हैं और 50% हम लोग जो अध्याय करेंगे उससे भी कवर हो जाएगा। टोटल हम लोग उससे कवर कर लेंगे तो कम से कम 50% कवर तो यहाँ से हो जाएगा और अध्याय करेंगे उससे भी कर लेंगे। यदि आपको सजेशन ठीक लगे तो नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम लोग सिर्फ बिजनेस स्टडी का ही अध्ययन करेंगे। जिस तरह से आपको अच्छा लगे वैसा हम लोग करेंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप बताइएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करें कि ये सजेशन आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं। मेरे हिसाब से ये 100% आपके लिए सही रहेगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी का क्लास का टाइमिंग आपको 5 PM डेली है। संडे छुड़ा के माने संडे को हम लोग क्वेश्चन सेशन 8 बजे रात में करते हैं और क्वेश्चन सेशन का जो टाइम है संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 8 बजे रात्रि को हम लोग क्वेश्चन सेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। फुटकर व्यापारी के जो प्रकार होते हैं वो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। क्लासिफिकेशन इज वेदर और नॉट दे हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। हम लोग जो डिफरेंस देखेंगे, टाइप का प्रकार देखेंगे, फिक्स्ड प्लेस पे बिजनेस है या मूवेबल प्लेस पे बिजनेस है, इस तरह से व्यापार के प्रकार को देखेंगे। फिक्स प्लेस का मतलब एक शॉप है जो एक निश्चित स्थान पे ओपन रहता है। सबसे पहले जो आपका कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है, प्लेस के कैटेगरी के हिसाब से वो 2 प्रकार के होते हैं, टिनरेट रिटेलर और सेकंड है फिक्स शॉप ऑफ रिटेलर। तो सबसे पहले टिनरेट रिटेलर को हम लोग देखें। टाइप ऑफ रिटेलर शॉप जो होते हैं वह मूवेबल होते हैं या एक स्थान पे फिक्स नहीं होते हैं। जैसे आप रेढ़ी का दुकान देखते होंगे या जो फुटकर विक्रेता जो शॉप रोड के किनारे लगाते हैं उसे टिनरेट रिटेलर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ शॉप नॉट ए फिक्स प्लेस एट फिक्स टाइम, ये टाइम के हिसाब से अपना जगह बदलते रहते हैं, उसे हम लोग टिनरेट रिटेलर कहते हैं। फिक्स शॉप ऑफ रिटेलर, दिस टाइप ऑफ शॉप फिक्स प्लेस एट फिक्स प्लेस, ये जो फिक्स प्लेस का शॉप है वह फिक्स प्लेस पे रहेंगे आपको। दिस टाइप ऑफ शॉप डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर। फिक्स प्लेस जो आपका रिटेलर हैं, दिस टाइप ऑफ शॉप डू नॉट रिमूव प्लेस टू प्लेस। फिक्स शॉप रिटेलर्स, दिस टाइप ऑफ शॉप डज नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर्स। फिक्स शॉप का जो रिटेलर आपको होते हैं वह अपना जो स्थान है वह नहीं बदलते हैं और वो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। द फिक्स शॉप रिटेलर कैन क्लासीफाई इनटू 2 डिस्टिंक्ट टाइप। द बेसिस ऑफ द साइज देयर ऑफ द ऑपरेशन। जो फिक्स टाइप का आपको रिटेलर हैं वो आपको फिक्स टाइप का जो रिटेलर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
और फिक्स टाइप में जो है वह एक निश्चित स्थान पे अपना व्यापार को सुचारू रूप से करते हैं। ये फिक्स प्लेस है तो ये हमेशा यहीं पे दुकान इनका रहेगा। और ये फिक्स प्लेस का जो टाइप्स है वो 2 प्रकार का इनका टाइप्स है। पहला है स्मॉल शॉपकीपर एंड सेकंड है आपको लार्ज रिटेलर। क्या है? स्मॉल शॉपकीपर्स एंड सेकंड लार्ज रिटेलर। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्मॉल शॉपकीपर जो आपके नज़दीक में होते हैं वो स्मॉल शॉपकीपर्स हुए। जैसे आप दुकान देखते होंगे कि एक मोदी जी का दुकान है, वो फिक्स स्थान यानी हमेशा वहीं पे वो रहता है, वो मूवेबल नहीं होता है। तो वो एक छोटी सी दुकान होते हैं तो उसे हम लोग स्मॉल शॉपकीपर कहते हैं। और साथ में लार्ज रिटेलर का मतलब हुआ एक बड़ा दुकान आपके पास है या थोड़े रोड के किनारे जाने पे आपके मार्केट में आपके देखेंगे रिटेलर ही हैं वो, किंतु उनके पास बहुत सारे सामान हैं तो वो लार्ज रिटेलर के रूप में जाने जाते हैं। और फिक्स शॉप ऑफ स्मॉल रिटेलर के भी प्रकार देख लें। जो स्मॉल टाइप के शॉपकीपर हैं उसके भी प्रकार हैं। तो पहला जो आपका है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आप जानते हैं, जनरल स्टोर आर कॉमनली फाउंड इन द लोकल मार्केट। जो जनरल स्टोर हैं वो आपको कॉमनली जो प्राप्त होंगे वह लोकल मार्केट में प्राप्त होंगे। कहाँ प्राप्त होंगे? लोकल मार्केट। जो रेसिडेंशियल एरिया रहेंगे वहाँ पे आपको जनरल स्टोर मिलेंगे। तो ये स्मॉल शॉप के रूप में यानी छोटा सा एक दुकान रहता है। और जनरल स्टोर का मतलब इसमें आपकी जीवन में प्रयुक्त होने वाली मैक्सिमम वस्तुएं आपको प्राप्त होगी। दैनिक दिनचर्या के जो सामान होते हैं वो जनरल स्टोर में आपको मिल जाते हैं। सेकंड नंबर को देखेंगे हम लोग स्पेशलिस्ट शॉप। क्या है? स्पेशलिस्ट शॉप का मतलब वैसे शॉप जहाँ पे आपको सामान एक स्पेशल ब्रांड के सामान मिलता है उसे स्पेशलिस्ट शॉप कहते हैं। जैसे आप बाटा का शोरूम देखते होंगे तो वहाँ पे जाने पे आपको सिर्फ बाटा का ही शोरूम मिलेगा। छोटी सी लोकल मार्केट में छोटी दुकान होते हैं तो स्मॉल शॉप के अंतर्गत वो आते हैं। वो एक रिटेलर के रूप में काम करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को वस्तुएं सेल करते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट शॉप है। उसके बाद स्टेल होल्डर। जो स्ट्रीट यानी गली नुक्कड़ में आपको जो दुकान लगाते हैं वो भी स्मॉल शॉप के अंतर्गत आते हैं, किंतु ये जो अधिकांश पाए जाते हैं वो चौक चौराहे के पास में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ये चौक चौराहे के पास में पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। सेकंड हैंड गुड्स शॉप का मतलब है कि जो पुरानी वस्तुएं बेचते हैं यानी फर्स्ट यूज के बाद उसे सेल किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको होगा बुक आप अक्सर देखते हैं कि सेकंड हैंड शॉप के रूप में जो सेल है वो होता है शॉप पे। और सेकंड इसका और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे वह है क्लॉथ का भी हम लोग देखते हैं सेकंड हैंड जो ठेले के पास आपको मिलेंगे वो भी सेकंड हैंड क्लॉथ मिलते हैं। तो अधिकांशतः आपको जो वस्तुएं फर्स्ट यूज के बाद उसे आपको मार्केट में मिलते हैं जो वस्तुएं जो शॉप पे उसे हम लोग सेकंड हैंड गुड शॉप कहते हैं। जहाँ पे पुरानी वस्तुएं मिलते हैं वन टाइम कंज्यूम होने के बाद वो आपको प्राप्त होते हैं तो सेकंड हैंड गुड शॉप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ देख लिए और आगे हम इसे भी समझेंगे। अभी ये आपको जनरल स्टोर है। क्या है? एक सेकेंड, ये पिक्चर थोड़ा उल्टा हो गया है। इसे अभी सोजा कर देते हैं। ओहो चलिए, ये रहा आपका जनरल स्टोर। ये मोदी जी की दुकान है। अभी मोदी जी देश बेचने में लगे हुए हैं और ये मोदी जी का दुकान है। ये आपको जनरल स्टोर के रूप में आप देखते हो। यहाँ पे सारी आपकी दैनिक चीज़ें उपलब्ध रहती हैं आपके लिए। तो जनरल स्टोर देख लिए किस तरह का जनरल स्टोर है। अपोजिट था तो पता नहीं लग रहा था कि कौन सा दुकान था, लेकिन अब देखिए ये आपका ही जनरल स्टोर है जहाँ से आप गुड्स खरीदते हैं। डेली जो नेसेसरी चीज़ हो गए, नमक, साल्ट, चीनी, चाय पत्ती, ये सब जो आपके डेली यूज के लिए हैं वो होते हैं। और जनरल स्टोर का मतलब माने मिक्सिंग गुड्स रखे जाते हैं, माने बहुत से जो आपके दैनिक दिनचर्या में उपयोग किए जाते हैं
वो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। जनरल स्टोर देख लिया, उसके बाद स्पेशलिस्ट शॉप के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको स्पेशलिस्ट शॉप पहले ही बताए थे, यदि आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो ठीक है, किंतु इसे समझने की चीज़ है, इससे आपको क्वेश्चन कम चांसेज है कि आएगा, लेकिन हम लोग सारे टॉपिक को एक नज़र देख के चलेंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। तो स्पेशलिस्ट शॉप द स्पेशलिस्ट शॉप आर जनरली लोकेटेड इन द सेंट्रल पैलेस where a large number of customers can be attracted, and they provide a wide choice to the customer in the selection of goods। स्पेशलिस्ट जो गुड्स जो शॉप होते हैं वो आपको सेंट्रल प्लेस यानी मध्य में, मार्केट के मध्य में, यानी एरिया जो आपके हैं मार्केट उसके मध्य में अधिकांशतः ये पाए जाते हैं। ये जो है अपनी कस्टमर को वाइड रेंज में प्रोडक्ट प्राप्त कराते हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट गुड होंगे वो एक ही प्रकार की वस्तुओं को रखते हैं एक स्टोर में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स आपको मिलेंगे। अब इतनी सारी वैरायटी में आप कोई भी एक पसंद करके खरीद सकते हैं। जैसे जनरल स्टोर में है कि आप जनरल स्टोर में जाएगा तो एक प्रकार की वस्तुएं उनके पास 3 से 4 ही रहेंगी मैक्सिमम जो जनरल स्टोर रहेंगे उनके, क्योंकि उनके पास जो वैरायटी ऑफ गुड्स है वो बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण वो लिमिट ही क्वांटिटी में वस्तुओं को लाते हैं। जबकि स्पेशलिस्ट शॉप का उद्देश्य ही होता है कि बहुत सारे एक प्रोडक्ट, एक कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारे वो रखते हैं, जिससे कस्टमर अपना सेटिस्फैक्शन के अनुसार वस्तुओं को चूज करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और स्पेशलिस्ट शॉप किस तरह से होगा। स्पेशलिस्ट शॉप का मतलब जैसे गारमेंट की शॉप देखिए, यहाँ पे क्या होता है, खाली आपके पास कपड़े हैं, तो कपड़े हैं ये सब, तो इसमें आप चूज करेंगे कि स्पेशलिस्ट है कपड़े की दुकान है तो यहाँ पे कपड़े मिलेंगे। तो इनके पास जो कलेक्शन ऑफ क्लॉथ है वो बहुत अधिक रहते हैं, तो ये आपको स्पेशलिस्ट शॉप हो गए। जैसे ही आपको बाटा के शोरूम बताया तो वो भी एक स्पेशलिस्ट शॉप के रूप में, जो एक दुकान जहाँ पे एक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हो, तो उसे हम लोग स्पेशलिस्ट शॉप कहते हैं। आगे देखेंगे इसके बाद फिक्स शॉप एंड लार्ज स्टोर। फिक्स शॉप हम लोग एक तो मूवेबल शॉप देख रहे थे, उसके बाद आप फिक्स शॉप देखेंगे, और इसमें जो लार्ज स्टोरेज है उसको हम लोग देखेंगे। फिक्स तो शॉप है ही, अभी हम लोग देखे थे फिक्स शॉप एंड स्मॉल साइज के रूप में ये देख रहे थे, ये तो फिक्स शॉप एंड स्मॉल रिटेलर थे। वहीं आप फिक्स शॉप तो देखेंगे ही, और साथ में हम लोग लार्ज स्टोर जो आपके होते हैं, ये सभी एक रिटेलर ही हैं, लेकिन इनके आकार एवं स्थिति के अनुसार से इसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं और वस्तुओं एवं चीज़ों को समझ रहे हैं। तो फिक्स शॉप है यानी शॉप फिक्स है, लेकिन इनकी जो स्टोरेज है वो लार्ज जाती है। जैसे में डिपार्टमेंटल स्टोर में आप देखते होंगे कि वस्तुएं बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे बहुत सारी वैरायटी के रूप में प्राप्त होते हैं। आपको नीचे दिया हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर इज लार्ज इस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत सारी वेराइटी आपको उपलब्ध होती है, और एक डिपार्टमेंटल यानी एक जो बिल्डिंग है उसी में आपको बहुत सारी वेराइटी पाई जाएंगे, बहुत सारी, और लार्ज स्केल में यानी क्वांटिटियों की संख्या के साथ साथ क्वालिटियों की संख्या भी इनमें बहुत सारी होती है, तो उसे डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं हम लोग। जैसे एक छत के नीचे आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। इसका जो उद्देश्य होता हुआ एम एट द सेटिस्फाइंग द पार्टिकुलर एवरी कस्टमर नीड अंडर द वन रूफ, यानी एक छत के नीचे सारी कस्टमर का जो इच्छाएं होते हैं वो संतुष्ट करने की होती है। यानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हो गया कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में चले गए तो आपने यूज की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट मिलेगा कि बर्तन का डिपार्टमेंट इधर है, राइस का डिपार्टमेंट इधर है, क्लॉथ का डिपार्टमेंट इधर है। तो इस तरह से आपको डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जो आपके मार्केट में देखते होंगे, बिग बाजार और अन्य डिपार्टमेंटल स्टोर भी देखे होंगे आप। चलिए तो डिपार्टमेंटल स्टोर को भी हम लोग समझ लिए। ये एक रिटेलर स्टोर है, ध्यान दीजिएगा, ये एक क्या है, रिटेलर शॉप के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। आपके सामने ये डिपार्टमेंटल स्टोर का पिक्चर है, जैसे देखेंगे कि ये
आपको खाने की चीज़ें हैं, इधर आपको जो नेसेसरी गुड्स हैं वो ये डिपार्टमेंट हो गया, ये डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वस्तुओं का रखा जाता है, तो उसे हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। और किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे। इसमें से क्वेश्चन तो न के बराबर उम्मीद करेंगे, लेकिन हम लोग एक नज़र देखते हुए सारी चीज़ों को चलेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। यदि आपको पूछ दिया तो हम लोग बेनिफिट में रहेंगे। और डिपार्टमेंटल स्टोर आपको पूछ दिया जाए रिटेलर हैं या होलसेलर हैं तो ये ध्यान रहेगा, इससे अध्ययन किया है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे कि ये रिटेलर होते हैं। और नेक्स्ट तो आपका है चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप। जो मल्टीपल शॉप, चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप और द नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप दैट आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडिएटर्स जो है वो एवं मैन्युफैक्चर जो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं वो उस वस्तु को एक स्टोर के रूप में, यानी एक स्टोर पे, यानी बड़े से मल्टीपल शॉप, यानी एक छत के नीचे बहुत सारी दुकान खोल दिए जाते हैं, वो मैन्युफैक्चर या इंटरमीडिएटर के रूप से, यानी स्वरूप से। इंटरमीडिएरी जो है यानी जो शॉप खुलेंगे, जैसे देखते हैं आप एक बहुत से बड़े अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे वस्तुओं का शॉप होते हैं, एक प्रकार की वस्तुएं जो एक वह मैन्युफैक्चर द्वारा खोले जाते हैं, तो मल्टीपल शॉप्स यानी एक छत के नीचे बहुत सारी दुकानें होती हैं, उसे हम लोग मल्टीपल शॉप, ये मैक्सिमम जो है मैन्युफैक्चर इसे ऑपरेट करते हैं इस मल्टीपल स्टोर का। सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद आपको है वॉलमार्ट, एक जो है वह वॉलमार्ट जो है वह क्या है, मल्टीपल स्टोर के रूप में आपको काम करता है, चेन स्टोर के रूप में इसे जाना जाता है। ये आपका है, इसमें जो है एक देखिए यह बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इसमें सारी प्रकार की चीज़ें मैन्युफैक्चर द्वारा जो प्रोडक्शन है वो सेल किया जाता है। आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, आपको हम जीएसटी पे चलेंगे। सबसे पहले क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो 2017 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ था, इसको हम गुड्स एंड सर्विसेज एक फ्रेश क्लास में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बेसिक से लेके लास्ट तक अध्ययन करेंगे। तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इससे क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसे वेरी इंपॉर्टेंट में हम लोग नोट करके लिखेंगे कि इससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स है कि आना ही आना है। चलिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग इसे डील कर लेते हैं और आपके सजेशन के हिसाब से नेक्स्ट क्लास में भी इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहला आपका दिया हुआ व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित होता है। आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक में आपका कौन सा तथ्य शामिल होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और ऑप्शन सी है ट्रेड साइकिल व्यापार चक्र, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए, इसे नोट्स के रूप में आगे हम लोग लिखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विस्तृत क्या है, विस्तृत समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विस्तृत
आर्थिक क्रियांश है, किससे है? विस्तृत आर्थिक या काट दीजिएगा, आर्थिक क्रियांश है, किसे? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विस्तृत आर्थिक क्रियाओं से होता है, विस्तृत आर्थिक क्रियाओं से होता है, इसीलिए इसे जो है संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था, इसीलिए इसे संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का सामूहिक, इसलिए इसे आर्थिक व्यवस्था का सामूहिक अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जो आपको है समष्टि अर्थशास्त्र, वह का जो संबंध होता है वह विस्तृत आर्थिक क्रियाओं से होता है। किससे होता है? विस्तृत आर्थिक क्रियाओं से होता है, इसीलिए इसे संपूर्ण, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए इसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। संपूर्ण जितनी भी आर्थिक क्रिया उसका संपूर्ण अध्ययन, वाइड रेंज में जो अध्ययन करेंगे आर्थिक क्रियाओं का, उसे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय आय, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, बेरोजगारी ETC आपको आते हैं। जैसे उत्पादन, ये जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे। क्वेश्चन ये आपको है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है। आपको बताना है कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए परमानेंट अस्थायी प्रकृति की, पूरी तरह से अस्थायी, और ऑप्शन नंबर सी है काल्पनिक इमेजिनरी सिचुएशन, और ऑप्शन नंबर डी है नॉर्मल सिचुएशन, समान स्थिति। इसका आप ऑप्शन में कमेंट में ऑप्शन का आंसर देंगे जो आपका सही होगा। चलिए, इसका सही ऑप्शन है पूर्ण रूप से अस्थायी। रोजगार के प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है उसके अनुसार पूर्ण रोजगार में जो विचलन की स्थिति होती है वह पूर्ण रूप से अस्थायी होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यापार में बेरोजगारी उत्पन्न होता है और उस बेरोजगारी के कारण आपकी व्यवसाय में, मार्केट में जो मजदूरी दर होता है वह कम हो जाता है, और यह मजदूरी दर कम होने के कारण आपको जो उत्पादकता होते हैं, यानी जो वस्तुओं को उत्पादन करने वाले मालिक होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो अधिक मजदूर को हायर करते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। तो यह पूरी तरह से क्या है? अस्थायी है। पूर्ण रोजगार में विचलन जो होते हैं, जैसे चेंजेज होते हैं, बेरोजगारी उत्पन्न होते हैं किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में, तो वह क्या होते हैं? पूरी तरह से अस्थायी होते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, डिफिनेशन ऑफ द वांटलेसनेस इन इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता की परिभाषा के द्वारा दी। आपको बताना है कि किसने अर्थशास्त्र में आवश्यकता की विहीनता को परिभाषित की है। ऑप्शन नंबर मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है JK मेहता, ऑप्शन नंबर सी है AC पिगू, और ऑप्शन नंबर डी है P सैमुअल्सन। इसका सही ऑप्शन आप कमेंट में बताएंगे। चलिए, इसका सही ऑप्शन हम बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर जो बी है, JK मेहता ने जो कहा है, अर्थशास्त्र को परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक विज्ञान के रूप में जो मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान के रूप में मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था को, कौन सा विज्ञान है? पिगू के अनुसार बोला गया कि यह वह विज्ञान है जिसमें मानव के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, और यह वह विज्ञान है जो मानवीय आचरणों का इच्छा रहित, यानी इच्छा रहित का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता विहीन
यानी इच्छा रहित कोई चीज इच्छा ना हो, इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करते हैं। जो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं हम लोग इच्छा रहित साधन के रूप में इसे अध्ययन करते हैं। लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिया है जेके मेहता ने, क्या जेके मेहता ने जो परिभाषा दिया उसे हम लोग देख लेंगे। क्या परिभाषा दिया है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान, क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में जो मानव को, जो मानव व्यवहार को, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या करता है? अध्ययन करता है। इन्होंने कहा कि जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में जो मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, यह वह विज्ञान है, यह जो विज्ञान है यह वह विज्ञान है, यह वह विज्ञान है जो मानवीय उल्टा हो गया, मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए साधन के रूप में कहा जाता है। इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए, इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए साधन के रूप में, क्या साधन के रूप में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसमें जो कहा गया इच्छा रहित यानी अनवांटलेस, यानी कोई इच्छा ना हो, तो ये डिफिनेशन दिए थे जेके मेहता ने। आपको ये एमपी में पूछी गई थी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछी गई थी कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा के रूप में दी गई हुआ जेके मेहता के अनुसार ये कहा गया था। इसके बाद हम लोग आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड, व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित होता है। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीति और आर्थिक दशाएं, और डी ऑल ऑफ एवन। तो आप बताएंगे इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। ये आपका यूपी में ही पूछा गया था, यूपी पीजीटी 2016 में पूछे गए थे कि व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित होते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित होकर वार्ड रूप में जब हम देखेंगे तो सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाओं को जो संपादित करते हैं। इसमें आएगा आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक दशाएं, ये सारी जो एक्टिविटी है वो सारे हम लोग इसे सम्मिलित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच गया है, थोड़ा सेशन आज लंबा हो गया है क्वेश्चन को डिटेल में अध्ययन करने से। 3 क्वेश्चन रखेंगे, नहीं 5 क्वेश्चन रखेंगे, ज़्यादा कम रखने में भी ठीक नहीं। आप साथ में इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाएंगे तो ठीक है। वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन गिवन बाय द, अर्थशास्त्र की कल्याण आधारित परिभाषा के द्वारा दी। आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र की कल्याण आधारित परिभाषा, ये नोट कीजिएगा, कल्याण आधारित परिभाषा दी ऑप्शन नंबर ए मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्सन ने, ऑप्शन नंबर ए सी पिग्गू ने। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह आपका हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा ए मार्शल ने आपको दिए थे। अर्थशास्त्र की जो कल्याणकारी परिभाषा दी है वह ए मार्शल ने धन के स्थान पे मनुष्य को कल्याण पर अधिक बल दिया है। जो मार्शल थे, अर्थशास्त्री मार्शल जो हैं, ए मार्शल जो हैं, उन्होंने मानव के धन के अपेक्षा मानव के कल्याण पे अधिक बल दिए थे। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र में कि मानव जीवन के, क्या कहा, मानव जीवन के समान व्यवस्था का अध्ययन, यानी समान व्यवसाय का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, मानव जीवन में समान व्यवस्था यानी व्यवसाय, जो व्यवसाय होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। उसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक जो व्यवसाय होते हैं उसमें व्यक्तिगत एवं
सामाजिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, क्रियाओं के उस भाग को जांच करते हैं जो भौतिक रूप से हमें साधन के रूप में सुख प्रदान करते हैं, यानी उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ये जो कहा गया था वह मार्शल के तरफ से कहा गया था अर्थशास्त्र के रूप में। अर्थशास्त्र जो क्या है वह कल्याणकारी आधार के रूप में ये परिभाषित किए थे। और लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे अर्थशास्त्र की जो परिभाषा मार्शल ने कहा है वो हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र मानव जीवन के समान व्यवसाय का अध्ययन है। क्या है? अर्थशास्त्र मानव जीवन के समान व्यवसाय का अध्ययन है। उसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है। जांच की जाती है। क्या कीजिए? उस भाग को जांच की जाती है जो, यानी उसमें जो व्यक्तिगत तथा समाज की क्रियाओं के उस भाग को जांच की जाती है जो भौतिक सुख, जो क्या देंगे? भौतिक सुख के साधन के रूप में एवं उपभोग से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। क्या? घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं, यानी संबंधित होते हैं या संबंध रखते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इस तरह से ये परिभाषा दिए थे जो अर्थशास्त्री हमारे थे मार्शल ने, वो कहा था। तो इसमें जो परिभाषा दिए थे वह मेन रूप से कहा गया है कि मानव कल्याणकारी चीज़ों पे ये बल दिए थे, मानव के कल्याण पे अधिक बल दिए थे। किस पे बल दिए थे? जबकि सारे लोग जो थे वो मनी मुद्रा के रूप में, इकोनॉमिक्स को आर्थिक एक्टिविटी के रूप में डिफिनेशन ये बेस रख के अनदर जो अर्थशास्त्री है वो किया है, जबकि मार्शल किए हैं वो मनुष्य के कल्याण पर अधिक बल दिया है। चलिए, आज हम लोग को 5 क्वेश्चन हो गया। किसी प्रकार की परेशानी हो इन क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अध्ययन करेंगे।